अभी तक हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात कर रहे थे, जिसमें हमारी दो क्लासेज हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो पिछली क्लासेज में हमने बात किया था कि ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है और हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, याद है सभी को? तो भाई क्यों शुरुआत हुई, तो इसके पीछे ये सारे फैक्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें कुछ लीडर ऐसे हैं, जैसे राम मोहन राय ऐसे हैं जिस पे सेपरेट क्वेश्चंस हो सकते हैं, विवेकानंद पे सेपरेट क्वेश्चंस हो सकता है। ठीक है, और दयानंद सरस्वती पे सेपरेट क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ पे सेपरेट क्वेश्चन हो ही सकता है। इसके अलावा बाकी किसी पे सेपरेट क्वेश्चंस हो, फॉर्मेट में एक बना दूंगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कुछ को तो अभी हम कर लेते हैं, कैसे पढ़ना है हमें उसी फॉर्मेट में, किसी की राइटिंग करनी है तो उसी फॉर्मेशन में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक नया शीर्षक दो, लिखो राम मोहन राय। अब थोड़ा हम कुछ इंडिविजुअल सुधारकों की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, राजा राम मोहन राय, पहले एक बार हम कॉन्सेप्चुअली इसको देख लें, फिर ऑब्जेक्टिव पहलू से हम देख लेंगे कि इसे कैसे तैयार करना है। ठीक है, जैसे राम मोहन राय की मान लो हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई राम मोहन राय का क्या योगदान है या इन्होंने क्या किया। तो पहला हमने लिया सामाजिक क्षेत्र। ठीक है, हम लोग राम मोहन राय के कार्य, उनके योगदान की चर्चा कर रहे हैं। तो हम सामाजिक क्षेत्र में कहें तो लिखिए आप पहला इसमें, जातीय प्रथा, छुआछूत, जातीय प्रथा, छुआछूत, छुआछूत आदि की कठोर शब्दों में आलोचना। और इसे देश की एकता में बाधक बताया। ठीक है, इसे देश की एकता में बाधक बताया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हमने पहला पॉइंट ले लिया, हमने कैसे लिखा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट। राम मोहन राय ने, राय साहब ने महिलाओं से संबंधित कुरीतियों की भी आलोचना की। जैसे सती प्रथा, जैसे सती प्रथा, बहु विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि। इत्यादि लिखें। इनके विशेष प्रयासों से इनके विशेष प्रयासों से 1829 में इनके विशेष प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। या अपराध माना गया, है ना। सती प्रथा को अपराध माना गया था। ठीक है, ये जो फोर्स करेगा वो अपराधी है एक तरीके से इसमें। अगला पॉइंट लिखें, लिखो शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा लिखो शिक्षा के क्षेत्र में
लिखिए राम मोहन राय, पहला पॉइंट लिखें। राम मोहन राय विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, ग्रीक, हिब्रू, लैटिन इत्यादि। राममोहन राय, ठीक है। लैटिन, अंग्रेजी, ठीक है, इत्यादि कर दीजिएगा। विभिन्न भाषाओं के जानकार थे खुद ही, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। शिक्षा को आधुनिक परिवर्तन का माध्यम मानते थे। माध्यम मानते थे। इसी में लिखो, डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की स्थापना, कॉमा, इसी वर्ष एक इंग्लिश स्कूल की स्थापना। इसी वर्ष एक इंग्लिश स्कूल की स्थापना तथा 1825 में 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना। वेदांत कॉलेज की स्थापना में इनका योगदान था। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना में इनका योगदान था। अगला पॉइंट लिखें। इसी में शिक्षा में लिखें, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। साथ ही महिलाओं के शिक्षा संबंधी अधिकार का भी इन्होंने समर्थन किया। महिलाओं के शिक्षा संबंधी अधिकार का भी इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, तो कोई भी सुधारक में जाति प्रथा पहले हो जाएगा, फिर महिलाओं से संबंधित, फिर शिक्षा। किसी भी सुधारक पे एक फॉर्मेट बनाना है हमें, इसी पैटर्न पे चलना है आपको लेकर के सुधारकों को। ठीक है, अब आप लिखो धर्म के क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में नेक्स्ट लिखो, धर्म के क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों के भी कुरीतियों पर भी प्रहार किया। व्याप्त कुरीतियों पर भी प्रहार किया, जैसे पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, कर्मकांड इत्यादि। ठीक है,
लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के उद्देश्य से 1828 में ब्रह्म सभा नामक संस्था की स्थापना की। ब्रह्म सभा, इसी को ब्रह्म समाज भी कहा गया है। ब्रह्म सभा नामक संस्था की स्थापना की और इक्केश्वरवाद का समर्थन किया। और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, एक ईश्वर, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। अगला पॉइंट लिखें, राम मोहन राय ने एक तरफ विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को ग्रहण करने का समर्थन किया, जैसे ईसाई धर्म की नैतिक शिक्षा, या इस्लाम धर्म का एकेश्वरवाद। नैतिक शिक्षा का मतलब कुछ ना भी समझ में आए तो दया, सहिष्णुता, प्रेम, समानता, हर जो जितनी बातें होती थी ना अच्छी हर धर्म से, उसके लिए, ठीक है। ईसाई धर्म में एक ईश्वरवाद है, लेकिन एक एग्जाम्पल देके मैं कह रहा हूँ। नैतिक शिक्षा का इन्होंने पुरजोर समर्थन किया इन्होंने, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय हिंदू धर्म के साथ साथ, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के साथ साथ इन धर्मों में व्याप्त कुरीतियों की भी आलोचना की। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों की भी आलोचना की, और उसके साथ साथ इन धर्मों में व्याप्त कुरीतियों की भी आलोचना की, जैसे इस्लाम में, ईसाई धर्म में, वहां भी आलोचना करेंगे। उनको कहा जाता है कि आधुनिक भारत की जब भी चर्चा होती है, पहला मॉडर्न मैन, पहला आधुनिक मैन कहा जाता है, कि बहुत व्यापक दृष्टि वाले व्यक्ति थे, बहुत निडर थे। उस दौर में आलोचना करना बहुत बड़ी बात है। आज भी आलोचना करना बहुत बड़ी बात होती है धर्म के मामले में, है ना। तो उस दौर में तो और बड़ी बात थी। तो इन पे भी प्रत्येक सुधारक को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई बार जानलेवा हमला भी हुआ है, तब भी सरवाइव किए हैं, ठीक है। जिन किसी को भी आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, उनका जीवन बड़ा सरल नहीं रहा है, ठीक है। जिनका जीवन सरल है, जैसे आप अभी सरल है, आपका जीवन सरल है, पढ़ रहे हैं, मेरा सरल है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो इतिहास बना रहे हैं वो तो इतिहास बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमेशा हट करके इन्होंने काम किया, साहस का काम किया। अगला पॉइंट लिखो, इसी में धर्म वाले में ही लिखो, राम मोहन राय ने धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर भी धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर समाज सुधार संबंधी प्रमाण जुटाए। प्रमाण वगैरह जुटा करके, भाई देखो ये गलत है, देखिए लेकिन साथ ही वे तर्कवादी थे, वे तर्क बुद्धिवादी थे। तर्क को सत्य की अंतिम कसौटी मानते थे। तर्क को सत्य की अंतिम कसौटी मानते थे। तर्क के आधार पर को भी आलोचना के दायरे में माना। वेदों को भी आलोचना के दायरे में रखा। यदि वेदों में भी यदि कुरीतियां हैं, तो उन्होंने कहा कि तर्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक धार्मिक सुधारक में ये पॉइंट्स लेने होते हैं हमें, ठीक है।
पैटर्न समझ में आ रहा है सभी को? जैसे हम विद्यासागर जी, मान लो ऑल ऑफ सडन क्वेश्चंस आ जाए विद्यासागर जी पर, तो पहला पॉइंट क्या लेंगे? जाति प्रथा छुआछूत की उन्होंने आलोचना की, महिलाओं से संबंधित कुरीतियों की आलोचना की, और महिला के अधिकारों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। जब उदाहरण क्या होगा? जैसे विधवा विवाह के लिए इनका कानून बनाने में योगदान था। ठीक है। शिक्षा, ये भी आधुनिक शिक्षा को परिवर्तन का माध्यम मानते थे, और भी हम पढ़ेंगे महिला शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत विशेष प्रयास किया। धर्म की बात करेंगे, इन्होंने धार्मिक कुरीतियों की आलोचना की, तर्क को इन्होंने भी महत्व दिया। बस उदाहरण चेंज होगा, फॉर्मेट नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए फाइनली सारे सुधारकों पर आपको नोट्स नहीं बनाने, आपके नोट्स पढ़ने हैं। इसलिए हमने कहा दो तीन महत्वपूर्ण मैं आपको लिखा दूंगा, बता दूंगा, जिससे आपका एक पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। ये जरूरी इसलिए है कि केवल सुधारक ही नहीं है ये। अब इन्होंने आर्थिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, इनको आधुनिक भारत का प्रथम नेता भी कहा जाता है। बाकी सबको तो सुधारकों की श्रेणी में रखते हैं, बट इनको थोड़ा और उच्च दर्जा दिया गया है, राम मोहन राय को। ठीक है। तो यहां हमने देखा धर्म के क्षेत्र में। लिखे अन्य कार्य। ये कार्य लिखो इसमें पॉइंट्स के रूप में। राम मोहन राय ने राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, निरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, इत्यादि अखबारों के माध्यम से आधुनिक विचारों का प्रसार किया, इत्यादि आधुनिक विचारों का प्रसार किया, एवं कुरीतियों का खंडन भी। इन्होंने कुछ पुस्तकों की भी रचना की, जैसे जैसे एक ईश्वरवादियों को उपहार, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इत्यादि। ये कुछ एग्जाम्पल है, फैक्चुअल हैं, जिसके और भी आएंगे सबके अलग अलग। पांचवा लिखो आप, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षेत्र में। इसमें भी दो तीन पॉइंट्स बन जाएंगे। लिखो उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने की मांग, कॉमन न्यायिक समानता की मांग, न्यायिक समानता की मांग। अगला पॉइंट लिखो आर्थिक क्षेत्र में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का समर्थन। ठीक है। तथा जमींदारी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों के राजस्व को भी इन्होंने कहा था, जैसे सरकार और जमींदारों में फिक्स हो गया है, वैसे किसान और जमींदार में फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है। वैसे ही किसान जमींदार में फिक्स हो जाएगा, तो फिर
शोषण कम होगा, किसानों का शोषण स्थिर हो जाएगा, आधुनिक उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। आपको याद होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ में प्रथम भारतीय राम मोहन राय जो ब्रिटिश संसदीय समिति के समक्ष धन के अपव्यय के मुद्दे को उठाया था। याद है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखे राम मोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भी गहरी रुचि ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी गहरी रुचि ली। जैसे जैसे 1821 में 1821 में नेपल्स में 1821 में नेपल्स में क्रांति की विफलता पर दुख व्यक्त किया। क्रांति की विफलता पर दुख व्यक्त किया। वहीं 1823 में स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता पर सार्वजनिक भोज दिया, जिसको पार्टी कहते हैं। सार्वजनिक भोज, भोज मत लिखिएगा, ठीक है। पार्टी का आयोजन इन्होंने किया। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन यदि नेपल्स पिछले इटली का इलाका है, वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं और वो सफल नहीं होते हैं, तो ये दुखी होते हैं। और स्पेनिश अमेरिका, जिसको आज हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, वहाँ के लोग स्वतंत्र होते हैं, तो ये पार्टी का आयोजन करते हैं। इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की विफलता पे ये दुखी हैं और सफलता पे पार्टी दे रहे हैं। तो आधुनिक विचारों के आधार पर ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बुनियाद रख रहे हैं कि भाई ये भी कभी ना कभी ड्रीम जरूर करते होंगे कि भारत में वो दौर आएगा जब हम भी स्वतंत्र हो जाएंगे। शायद वो पहले लोगों में हैं, आधुनिक विचारकों में, जिन्होंने कभी ये सपना देखा हो, ठीक है। और शिक्षा के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से इन्होंने बुनियाद रखी थी कि भाई पहले अपने भीतर बदलाव की जरूरत है, ठीक है। तो ये इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हो गई कि हमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पर कैसे हमें लेकर के चलना है। नोट करके लिखो जरा आप पॉइंट लिखो। राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, आधुनिक भारत का प्रथम नेता, कौमा भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, तथा भारतीय पत्रकारिता का भी अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखो, आत्मीय सभा नामक संस्था की स्थापना, आत्मीय सभा नामक संस्था की स्थापना, कॉमा, महिलाओं के आर्थिक अधिकारों का समर्थन, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने, आगे लिखे, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में इनकी मृत्यु हुई। कौमा, अखबारों एवं पुस्तकों की तिथि याद रखनी है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने एक ढांचा बना लिया तो आपको इन्फॉर्मेशन भी रखना होगा। जैसे 1809 में आया, ये 1820 में आया, ये 21 में आया, तो आपको ना नोट्स के अंदर डेट दिए हुए हैं, आपको पढ़ना कैसे है नोट्स को,
बात समझ में आ रही है सभी को ना? तो जो सब्जेक्टिव अप्रोच होगा वो तो बहुत आसानी से कवर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में ही थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये तो पहले से क्लियर है कि भाई इन्होंने संस्था बनाई है, तो कब बनाई, उद्देश्य क्या था, अखबार निकाले हैं। ठीक है, विद्यासागर जी ने सोम प्रकाश अखबार निकाला, रनाटे जी इंदु प्रकाश अखबार निकाला, तो साथ के साथ दिए हुए हैं। तो एक बार पूरा का पूरा पैटर्न आपके सामने रख दिया गया है, तो जैसे आप सुधारक को कैसे पढ़ते जाओगे। ठीक है, चूंकि मैं मेजर सुधारक में कराऊंगा, फिर मैं नेचर पे आ जाऊंगा, फिर इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। ठीक है, तो आपको एफर्ट लगाने हैं अपने इंफॉर्मेशंस के लिए। विवेकानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, बाकी का भी मैं बताऊंगा, इस्लाम का नेचर कैसा था, ये सब समझा दूंगा मैं आपको। तो फैक्चुअल पार्ट को अब आप कवर करोगे। ठीक है, और इसको टालना मत कि एग्जाम के पहले मैं करूंगा, फिर आपको ये रिस्की हो जाएगा। ये अभी के अभी उसका एक फुटनोट्स बना लेना। ठीक है, जो जो टालेगा, मैं दावे से कहता हूँ कि हिस्ट्री में वो हैंड्स अप कर देगा, वो बोलेगा मैं एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा। तो ये बन जानी चाहिए अभी के अभी, नोट्स में अंडरलाइन करके लिखा हुआ होना चाहिए, अपने हाथ से उसके आप नोट्स बना लो। ठीक है, कैसे रखना है कर दिया। कल एक आध दो और बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पुनर्जागरण का एक कॉन्सेप्ट आया है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। पुनर्जागरण सबसे परिचित है आप पहले भी। पुनर्जागरण के बारे में कोई कुछ जानता है, बता सकता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। पहले हम सोए हुए थे क्या? यानी पहले हम कभी जगे हुए थे, हम सो गए थे। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना। दीप्ति जी बता रही हैं। तर्कवाद का, बुद्धिवाद का बहुत ज्यादा इसमें समर्थन। ये भी बात सही है। वेदों को दोबारा पढ़ना, एक्चुअल जो पुनर्जागरण है इसका संबंध यूरोप से है। ठीक है, यूरोप में 14वीं 16वीं सदी में पश्चिम यूरोप में बदलाव हुए, तो नाम वैसे उसका पुनर्जागरण। बेसिकली पुनर्जागरण है एक तरीके की न्यू थिंकिंग, नई सोच, जिसमें पुरानी तार्किक सोच भी है प्लस कुछ नई सोच भी है। जिसे कहा जाता है यूरोप में 14वीं से 16वीं सदी के यूरोप बीच में पश्चिम यूरोप में एक वैचारिक क्रांति हुई, उसी संदर्भ में पुनर्जागरण का यूज किया जाता है। उस विचार में क्या महत्व दिया गया? मानव को महत्व होना चाहिए। कोई भी सिस्टम, व्यवस्था या कानून जो मानव का सम्मान नहीं करता है, व्यक्ति का विकास का अवसर नहीं देता है, वो संस्था बहुत तार्किक और उपयुक्त नहीं हो सकती है। तो पहली बार ये थिंकिंग आनी शुरू हुई, मानववाद, व्यक्तिवाद, तर्क बुद्धिवाद। मानव को कोई भी चीज जानने से डरना नहीं चाहिए, उसको सीखना चाहिए, प्रकृति में बहुत कुछ है। तो पुनर्जागरण ने लोगों के अंदर तर्क और साहस की भावना का संचार किया। इसका उपयोग करके जीवन को सुखमय बनाइए। राजनीति में जब तर्क चला तो पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी गई वहां पे। अर्थव्यवस्था में तर्क चला, समाज में तर्क चला, धर्म पे तर्क चला, तो पोप की सत्ता को चुनौती दी गई। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तर्क के कारण ही कोलंबस, वास्को डिगामा और साहस के कारण ही ये लोग खोज पे निकले, यात्रा पे निकले। तो पुनर्जागरण क्या है? एक प्रकार की मनोदशा है। पुनर्जागरण क्या है? एक प्रकार की सोच है। ठीक है, तो जो जो 14वीं 16वीं सदी के बीच में पश्चिम यूरोप में बदलाव के संदर्भ में, इसमें बल किस पे था? तर्क पे था, वैज्ञानिक चिंतन पे था, साहस पे था, मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए था। इसने क्या किया कि वहां की स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। और ये सारे जो नए नए ये सब विचार है ना, पुनर्जागरण के साथ ही यूरोप में पहले आने शुरू हुए। नहीं, राजनीति ऐसी होनी चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, धर्म का ये तरीका गलत है, पहले वहां चुनौती मिलनी शुरू हुई। और वही पश्चिम यूरोप में जो परिवर्तन, चूंकि शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई थी, धीरे धीरे पूरी दुनिया में आज भी उस परिवर्तन की लहर चल रही है। तो आधुनिक विश्व की जो बुनियाद पड़ी है वो पुनर्जागरण के संदर्भ में पड़ी है। इसने यूरोप में बदल डाला, दुनिया को बदल डाला। तो इसे कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण। ठीक है, जो एक भारतीयों के द्वारा प्रयास शुरू हुआ, राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में, इसने भी भारत को बदल डाला।
इसलिए तुलना की जाती है। यूरोपियन पुनर्जागरण का दायरा बहुत ज्यादा था। वहां राजनीति को भी दायरे में लिया गया, जैसे यहाँ समाज और धर्म की बात की गई, वहां राजनीति को भी लिया गया, संस्कृति को बहुत ज्यादा लिया गया। इसी पुनर्जागरण के दौर में जो कोई शेक्सपियर है, तो कोई लियोनार्डो दा विंसी है, ठीक है। इसी पुनर्जागरण के दौर में बहुत सारे साहित्यकार हैं, चित्रकार हैं, माइकल एंजेलो जैसे स्थापत्यकार और मूर्तिकार हैं। पुनर्जागरण हर क्षेत्र में अभिव्यक्ति, मूर्ति केवल धर्म की नहीं बननी चाहिए, मानव के हाव भाव को भी बताए, आनंद आए मूर्ति को देख करके, व्यक्ति की बननी चाहिए मूर्ति। पहली बार इन लोगों ने बताया साहित्य का मतलब केवल धर्म नहीं, मानव के गुणों पर भी साहित्य बात करे। हर क्षेत्र में मानव को अहमियत मिलनी शुरू हो गई। तो साहित्य के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, इसी दौर में वहां पर कैपलर, गैलीलियो, न्यूटन जैसे। तो पुनर्जागरण का बहुत बड़ा दायरा था। हमारे यहाँ राम मोहन राय को छोड़ दे तो हम सामाजिक धार्मिक मामलों में थे, बट सोच वही थी जो पुनर्जागरण वाली थी। तो इन बदलावों के लिए हम पुनर्जागरण शब्द यूज करते हैं, ठीक है। हम भारत में कभी कभी इसको नवजागरण भी कहते हैं। हम कहते हैं कि इस तरह की चीजें बहुत हमारे यहाँ थी नहीं, पहली बार इसकी शुरुआत हुई, इसलिए इसको इसको नवजागरण कहना उचित है। समझ में आ रही है बात? तो कभी कभी यूरोपियन पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण से कंपेयर भी होता है। तो हम ऑब्वियस है, जब हम विश्व इतिहास में आएंगे एक बार हम यूरोपियन पुनर्जागरण की बात दोबारा करेंगे, बट पता होना चाहिए कि क्यों कहा गया कि राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत। ठीक है, कभी नव जागरण आपको मिलेगा तो क्यों कहा जा रहा है नव जागरण, उनका दायरा व्यापक है, और भी बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में जो हम विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल है? देखो, जो अरब स्प्रिंग की चर्चा होती है ना, ये राजनीतिक सेंस में चर्चा होती है, ठीक है। जो पूरा का पूरा भाई हर जगह लगभग या तो सैनिक सरकार है। अरब स्प्रिंग लोकतंत्र को लेकर के पूरा मूवमेंट चला। आप क्या कर सकते हो ना, शब्दों का यूज कर सकते हो। राजनीतिक तौर पर अरब राष्ट्रों का यह एक प्रकार का पुनर्जागरण है, ठीक है। आप ऐसे शब्द यूज करते हैं, ठीक है। बट ये जो है बेसिकली लोकतंत्र के एक लहर का हिस्सा है। लोकतंत्र की जो पहली लहर चली है विश्व इतिहास में हम पढ़ेंगे, वो अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के साथ चली है। इसको लोकतंत्र की चौथी लहर, फोर्थ स्टेज माना जाता है इसको। जैसे महिलाओं के अधिकारों को लेकर के मान लीजिए सऊदी अरब में या जितने भी इस्लामिक हैं, तो आप जैसे आप एक दो घटना है तो बात अलग है, लगातार कई राष्ट्रों में जब मूवमेंट शुरू होता है तो उसको हम कोई मूवमेंट का नाम दे देते हैं। ये सब सोशल रिफॉर्म की दिशा में कदम है। जितने भी ये अरब राष्ट्र हैं ना, इन्होंने यूरोपियन राष्ट्रों से सत्ता तो अपने हाथ में ले ली, बट वहां पे जो सामाजिक और राजनीतिक बड़े बदलाव नहीं हुए, ठीक है। तो सामाजिक बदलाव तो लगभग धार्मिक समाज के क्षेत्र में बहुत नहीं हुई, राजनीतिक क्षेत्र में कुछ कुछ परिवर्तन कहीं कहीं हुआ। वो भी अब वापस, जैसे जैसे तुर्की बहुत डेवलप था कई मामलों में, वहां भी समस्या आ रही है। तो एकदम से तो नहीं कहूंगा कि करंट अफेयर्स का जो आप पूछ रहे हैं ये सब विश्व इतिहास में आएगा अभी, ठीक है। यहीं पर इनफैक्ट विश्व इतिहास को मैं रोकूंगा, एंड यहीं पर सिलेबस होगा आपका जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की बात यहाँ पे कंप्लीट। क्या क्या पढ़ा पिछली क्लासेस से अब तक? सबसे पहले से हमने 57 का नेचर पढ़ा था, सभ्यता बर्बरता में संघर्ष। फिर हमने क्या पढ़ा, गवर्नर जनरल का एक पैटर्न कैसे पढ़ना है, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पूरा एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या है, क्यों है, और राम मोहन राय के बारे में एक जानकारी दे दी गई है। अब आप ऑब्जेक्टिव पे वर्क कर लीजिएगा, कल मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। कंप्लीट कराने के बाद कल हम राष्ट्रवाद में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।